ओके, बेसिकली वो पुराने रिकॉर्डिंग को सेव करने में उसमें टाइम लगा है, तकरीबन 10 मिनट लगा दिए। ठीक है सर, ये पीछे प्रोग्रेस होता रहता है, इसमें मसला नहीं होता। आप न्यू मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, मैं एहतियात ये इसलिए पीछे कर रहा था चलता कि रहता है। अगर रिकॉर्डिंग निकल गई ना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी, ये भी है। वो अगर कहीं पर जरा सा भी हैंग हो गया, ये इशू आ गया, 10 मिनट मैंने वो 16 घंटा ज्यादा बचे। जी सर। ठीक है, ओके। ओके, जो ईथरनेट का हमने देखा था, ईथरनेट के ऊपर अगेन थोड़ी डिस्कशन है हमारे पास। जैसे मैंने कहा ना, IEEE के वहाँ पर दो स्टैंडर्ड है, 802.3 और 802.2। ये दो स्टैंडर्ड जो है ये लेयर 2 के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसमें फिजिकल लेयर के ऊपर टोटल जो काम कर रहा है वो 802.3 काम कर रहा होता है, और डेटा लिंक के आधे लेयर के ऊपर जहाँ पे सिर्फ मैक एड्रेस आ रहा होता है वो 802.3 ही है। ठीक है, ये बेसिकली दोनों स्टैंडर्ड्स मिलाकर जो है इस पे काम कर रहे होते हैं, और उन दोनों को ही हम लेयर 1 और लेयर 2 पे दोनों लेयर के साथ चल रहे होते हैं। अब देखो नीचे से ऊपर तक सारी लेयर को देखते चलेंगे। फिजिकल लेयर हमने देख ली थी, फिजिकल लेयर के ऊपर हमारे पास जो है वो नेटवर्क के कनेक्टर है, केबल है, और दूसरी डिवाइसेस जो डम डिवाइसेस होती हैं जहाँ पे सिर्फ सिग्नल्स काम कर रहे होते हैं या पैकेट्स ट्रेवल कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल लेयर या डम लेयर। सेकंड लेयर के ऊपर हमारे पास थोड़ी स्मार्टनेस आ जाती है। स्मार्टनेस कैसे आती है कि उस लेयर के ऊपर मैक एड्रेस काम कर रहा होता है। मैक एड्रेस दुनिया में हर नेटवर्क कार्ड के ऊपर जो है उसका एक मैक आईडी, मैक एड्रेस होता है जो 48 बिट लॉन्ग होता है और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो ये सेकंड लेयर आ गई। सेकंड लेयर में मैक एड्रेस काम करता है और हार्डवेयर में स्विच काम करता है। थर्ड लेयर हमारे पास है लेयर 3, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क है। वहां पे हमारे पास आईपी एड्रेसेस काम कर रहे थे 192.168.xx, और आईपी एड्रेस जो है वो राउटर पे काम करते हैं। तो लेयर 3 का जो हार्डवेयर है वो राउटर है। लेयर 4 के ऊपर जो हमारे पास वो पोर्ट्स काम कर रही होती है, उसको हम आगे चल के देखेंगे। और पोर्ट्स का जो है ना वो एक अपना एक टीसीपी और यूडीपी होता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसका कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर नहीं होता, इस पे फायरवॉल और लेयर 3 के राउटर्स जो है वो सारे काम कर रहे होते हैं। डेटा लिंक लेयर की जो हमने देखी थी, यही वो डिवीजन है जो हमने पीछे देखी थी, इसी को उन्होंने आगे डिफाइन करा। अगेन जो इम्पोर्टेंट चीज है जो एग्जाम के हवाले से पूछा गया, IEEE की 3 स्टैंडर्ड है, 802.2, 802.11, 802.15। .2 इथरनेट है, .11 जो है वाईफाई लाइन है, और .15 जो है वाईफाई है। वाईफाई वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं कि जो बंदा, जैसे आपके पास मोबाइल फोन और आपने डेटा पैकेज लिया हुआ, उस डेटा पैकेज को आपने अपने, जी सवाल पूछे हैं, तो उस डेटा पैकेट के ऊपर आपने जो इसको मोबाइल के थ्रू जो हम कर देते हैं ना, क्या कहते हैं आप, हॉटस्पॉट बना देते हैं, तो वो पर्सनल वैन हो जाता है। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है, क्योंकि वो पर्सनल बंदे के इंफरादी है वो, तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क से कहलाता है। तो वाईफाई का वाईफाई कहलाता है, ये भी एक टर्म है। ये रजा साहब पूछ सकता है सवाल। ठीक, हेलो। हेलो सर। जी सर आप कह रहे हैं सर, मतलब हर राउटर का सबका डिफरेंट मैक एड्रेस होता है,
सर जो हमारे पीसी पे मैक एड्रेस आ रहा होता है 255.255.255.0, बट सर मतलब वो हर पीसी पे तो सर सेम एड्रेस आ रहा होता है, तो मतलब फिर डिफरेंट बेटा वो किस तरह मैक आता है? एड्रेस नहीं है, वो जो आप देख रहे हो ना 255 वो भी आएगा कि हम देखेंगे लेयर 3 के अंदर नेटवर्क के अंदर, वो बेसिकली मैक आईडी नहीं होता, वो सबनेट मास्क कहलाता है आपका। और सबनेट मास्क जो है ना वो ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट होता है। आपको मैं ओके अभी सर। दिखाता हूँ, अगर आपने अपने पीसी में देखा हो ना तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाए, कंट्रोल रन करें, वहाँ पे सॉरी विंडो और आर प्रेस करेंगे तो सीएमडी लिख के एंटर कर दें। मतलब स्क्रीन सही। शेयर कर जी जी सर, मैंने चेक किया था उसमें आईपी कॉन्फ़िग डाल के, तो उस जी, पर डिफरेंट मैक एड्रेस आ रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये आपको शेयर हो रहा होगा ना, मेरा कमांड प्रॉम्प्ट नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर मेरे पास डिफरेंट कमांड है। मेरे पास एक कमांड है आईपी कॉन्फ़िग, ये मैंने चलाई है, इसमें मुझे ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा, इसमें मेरे पास ज्यादा डिटेल नहीं आ रही। यहाँ पे मेरे पास IPv4 आ रहा है, ये आईपी एड्रेस मैंने दिया हुआ है, नीचे उसका ये सबनेट मास्क है। सबनेट मास्क आपका मैक एड्रेस नहीं होता, मैक आईडी नहीं है, ठीक है। अब ये वाईफाई लैन अडेप्टर है, वाईफाई ये उसका अलग है। अच्छा ये अलग है लैन मेरे पास जो चल रहे हैं मुख्तलिफ। मेरे पास दूसरी जो कमांड है स्पेस करके /all IP config /all, जब मैं ये करता हूँ देखो वही वाईफाई लाइन ये रहा, मगर डिटेल ज्यादा आ गई इसके अंदर। अब ये सारी चीजें बता रहा है, डिस्क्रिप्शन बता रहा है कौन सा मेरे पास कौन सी कंपनी का मेरे पास जो है कार्ड लगा हुआ है और कौन से प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। ये है फिजिकल एड्रेस जिसे हम मैक आईडी कह रहे हैं, मैक एड्रेस कह रहे हैं, वो ये है 28E347-2C-AB48। अब ये मैक एड्रेस जो है ये पूरी दुनिया में यूनिक है। यूनिकनेस की वजह क्या है कि शुरू की 3 डिजिट है ना 28E347, ये IEEE हर कंपनी को अलग अलॉट करती है। जैसे कॉलम वालों का मेरे पास अडेप्टर लगा हुआ है, ये 28E347 ये दूसरी किसी और कंपनी को देंगे ही नहीं। अगली जो कंपनी आएगी इसको 48 कर देंगे, फिर 49, फिर 50, इसी तरह ये बढ़ता रहेगा। जो बाद के 3 है ना, ये कंपनी का अख्तियार होता है। कंपनी क्या पाबंद होती है, इनको पहले 0000 और 001 करेंगे, ये 0000 फिर 01। तो जो पहला नेटवर्क कार्ड वो बनाएंगे उस पर जो पहला मैक एड्रेस देंगे या फिजिकल एड्रेस देंगे तो यहाँ पे 01 देंगे, ठीक है। इसी तरह ये चलता रहेगा, फिर 02, 03, 04, ये सारा चलता रहेगा जब तक ये पूरा भर नहीं जाएगा। कब भरेगा? हेक्साडेसिमल स्टार्ट होता है 0 से लेके F तक, 0 से लेके F तक। बाइनरी आपको होता है 0 से लेके 9 तक, डेसिमल होता है आपके पास, सॉरी डेसिमल होता है 0 से लेके 9 तक, बाइनरी होता है 0 और 1, दो के ऊपर बाइनरी कहलाता है। डेसिमल 9 डिजिट्स के ऊपर होता है 0 से लेके 9। हेक्साडेसिमल जो होता है 0 से लेके 9, 9 के बाद होता है A B C D E F, यानी 15 की जगह F आएगा, 10 की जगह A आएगा, ठीक है। 10 के बाद A B C D E F, वो हेक्साडेसिमल है। इसको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। इसकी जो विड्थ है वो है 48 बिट्स, 48 बिट में लिखा जाता है, ठीक है। ये हमारे पास जो आ गया ये IPv6 का लोकल लिंक आ गया, ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। ये गेटवे वाला मेरे पास आ गया, DHCP सर्वर मेरा कौन सा वो आ गया। ये सारी इंफॉर्मेशन IP config /all के अंदर आती है, ठीक है ना। ये सर मैक एड्रेस अलग है और वो सबनेट अलग है। जी बोले। सर ये वैसे सबनेट मास्क सर मतलब बेसिकली वर्क क्या होता है? मैंने कुछ जगह देखा है 255, 255, 255 एंड में भी 255 ही होता है, और मतलब कुछ लोकल जगह भी देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ एंड में 0 आ रहा होता है। ये हमारे पास अभी जब हम लेयर 3 की बात करेंगे तो उसमें पूरा IP एड्रेस देखेंगे, IP एड्रेस की ओके वर्किंग भी आएगी, सबनेट मास्क भी आएगा, सबनेटिंग भी आएगी, ये सारे टॉपिक हम वहाँ देखेंगे। ओके। ये किसी को आवाज नहीं आ रही, साबिर हुसैन को आवाज अब आ रही है? आवाज की प्रॉब्लम किसी और को आ रही है भाई? अभी तो अपना चेक कर लो माइक, मैं भी अपना माइक को थोड़ा करीब, अपना स्पीकर चेक करो ना, माइक को अपना करीब करो। ओके, हम इस पर बात कर रहे थे, ठीक है। ये डिफरेंशिएट होता है, मैक आईडी आपकी जो है वो एक सेकंड लेयर है, ये अलग है। सबनेट मास्क जो है वो बिल्कुल टोटल डिफरेंट चीज है।
सबनेट मास्क जो लेयर 3 के ऊपर आती है, ये लेयर 2 की हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब डेटा एनकैप्सुलेशन के अंदर इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? इथरनेट फ्रेम होते हैं, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द इथरनेट फ्रेम। वो भी हमने देखा था, उसका फ्रेम कैसा बना हुआ है। एलएलसी और मैक एड्रेस दोनों अलग अलग लेयर पर आ रहे हैं। द इथरनेट फ्रेम इंक्लूड्स बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेसेस। इथरनेट एड्रेसिंग के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन की जो है वो आपको मैक एड्रेसेस आ रहे होते हैं उसके अंदर। इथरनेट एरर डिटेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास एलएलसी के अंदर भी मौजूद होता है, या उसका बैक एंड पे अगर हमने बड़े पैकेट को देखा था उसके एंड में हमारे पास आ रहा था फ्रेम चेक सीक्वेंस। ये इसके अंदर हमने देखा था, ये हमारे पास इथरनेट का प्रोटोकॉल आ गया, हमारे पास जो यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। अब उसके अंदर 802 के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट अगेन प्रोटोकॉल आ रहे हैं। ये इतनी डिटेल में एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ यहाँ तक इथरनेट तक पूछेगा। इथरनेट का जो प्रोटोकॉल नंबर है, स्टैंडर्ड नंबर है सॉरी, वो कौन सा है, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि 802.3। अब फर्दर उसमें अगर फास्ट इथरनेट तो 3U है, अगर गीगाबिट इथरनेट तो 3Z है, ये ओवर फाइबर है। गीगाबिट ओवर कॉपर है तो 3AB है। 10 गीगाबिट इथरनेट है ओवर फाइबर तो 3AE है। इसी तरह आगे चलता रहेगा, तो हमें उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये रखना 802.3 जो है वो इथरनेट। ये इथरनेट का टोटल फ्रेम है जिसमें आपका डेटा ट्रैवल कर रहा होता है। प्रीएम्बल एसएफडी आ गई। ये मैक एड्रेस आप देखें, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस पहले आएगा, सोर्स का बाद में। जब पैकेट रिसीव होता है तो सबसे पहले वो चेक करता है कि ये मेरे लिए है या किसी और के लिए। उसके बाद वो चेक करता है आया कहाँ से, फिर टाइप एंड लेंथ आ गई, फिर डेटा आ गया जिसमें एक्चुअल डेटा होता है। फिर FCFs होता है, आपका जो डेटा को चेक कर रहा होता है कि डेटा सही रिसीव हुआ है। फ्रेम सीक्वेंस जो हमारे पास होती है, ये इसका साइज दिया हुआ है कि कौन कितने कितने बाइट्स के ऊपर है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इतनी डिटेल में नहीं पूछता। हाँ सॉरी, जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे वो ये है कि एनी फ्रेम लेस देन 64 बिट इन लेंथ इज कंसीडर्ड एज कोलिजन फ्रैगमेंट और रन फ्रेम। इसको डिस्कार्ड कर दिया था ऑटोमेटिकली। कोई भी फ्रेम अगर वो 64 बाइट से लेंथ में छोटा है, ये टोटल लेंथ है 64 बाइट में, यहाँ से यहाँ तक ये अगर इससे छोटा है तो फ्रेम जो है रन कहलाएगा और उसको ड्रॉप कर देता है। और अगर कोई फ्रेम विद मोर देन 1500 बिट्स ऑफ डेटा आर कंसीडर्ड टू जंबो और बेबी जॉइंट फ्रेम्स। ये जंबो या जॉइंट फ्रेम्स भी कहलाते हैं। अगर ये 15-18 बाइट से ऊपर जाता है या 1500 बाइट से ऊपर जाता है तो ये फ्रेम भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। एनी फ्रेम लेस देन 64 बिट वो, और कोई भी फ्रेम 15-18 बाइट से ऊपर जाता है वो, दोनों ड्रॉप कर दिए जाएंगे। 64 से लेस और 1518 से अबव। अभी ईथरनेट के मैक एड्रेस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, 48 बिट इसकी बाइनरी वैल्यू होती है। स्टॉप एड्रेस मैंने आपको दिखाया था, वो उसके बाद एक्सप्रेस्ड यूजिंग 12 हेक्साडेसिमल वैल्यूज। इसमें 12 डिजिट्स की हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती है। गिवन दैट 8 बिट्स 1 बाइट इज कॉमन बाइनरी ग्रुप, ठीक है। इसमें सिर्फ आपसे इस चीज को याद रखना, 48 बिट बाइनरी वैल्यू होती है इसमें, और वो 12 हेक्साडेसिमल वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। अभी इसको लिखने का तरीका, वही चीज जो पीछे उन्होंने लिखी है उसी को मैं समझा रहा हूँ। ये आपके बिट्स आ गए, बिट्स या तो 1 होगा या 0 होगा, ठीक है, ये सारे 1 आ रहे हैं। ये 4 बिट्स मिला के एक हेक्सा, ये 4 बिट्स मिला के एक हेक्सा। तो टोटल हमारे पास कितना, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा एक में, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा एक। ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर जो मैंने कहा था शुरू के 6 जो होते हैं, वो हमें कॉर्पोरेट को IEEE जो पे ना यूनिक 6 हेक्साडेसिमल कोड कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, ये IEEE अलॉट करती है। ये नंबर, ये 6 नंबर IEEE देगी। तो वेंडर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था ये 6 नंबर फिर अपने हिसाब से इसको मैनेज करता है, ठीक है। ये हेक्स और ये हेक्स, 2 हेक्स मिला के 1 बाइट के बराबर होता है। तो 1 2 3 3 बाइट ये, 1 2 3 3 बाइट ये, तो 6 बाइट का टोटल ये है। टोटल हेक्स कितने, 12।
और टोटल बाइट कितना है 6, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास ये 12 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 48 बनता है, सॉरी हाँ 48 बनता है। अच्छा, फ्रेम प्रोसेसिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो है ऑल सी का मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये होगा ABC, H3 होगा ABCD। अब A को कम्युनिकेट करना है, यहाँ पे लिखा है ऑल एज, तो ये A है H1। अब इसको कम्युनिकेट करना है इसके साथ, ये पैकेट भेजेगा नेटवर्क के ऊपर, पैकेट जब रिसीव होगा हमारे पास स्विच के ऊपर, तो स्विच देखेगा कि इसको मुझे भेजना है सबके ऊपर, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे पैकेट जो भी होता है वो स्विच सबके पास भेजेगा। जब ये स्विच आगे पैकेट भेजेगा तो 2 को भी मिलेगा, 4 को भी मिलेगा, 3 को भी मिलेगा। जब 2 को रिसीव हुआ, 2 बोलेगा, क्या बोलेगा, दिस इज नॉट एड्रेस टू मी, आई शैल इग्नोर इट। क्या चीज चेक कर रहा है 2, डेस्टिनेशन एड्रेस, ये आया किसके लिए, ठीक है। 4 जब इसको रिसीव करेगा, दिस इज नॉट एड्रेस टू मी, आई शैल इग्नोर इट, 4 भी इसको ड्रॉप कर देगा। 3 जो है वो बोलेगा दिस इज माइन, क्योंकि ये उसका मैक एड्रेस है जिसको भेजा गया है, और वो ये देखेगा भेजने वाला कौन है। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपके लेयर 2 के ऊपर यहाँ पे आ रही होती है। यूनिकास्ट, हमारे पास 3 किस्म की कास्ट है, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, या यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब होता है 1 to 1। अभी इतने सारे पीसी लाइन से लगे हुए हैं, सर्वर्स भी लगे हुए हैं, आप जो पैकेट भेज रहे हो वो सबके लिए नहीं भेज रहे, आप स्पेसिफिक एक कंप्यूटर एक सर्वर के लिए भेज रहे हो। तो बेसिकली आपका ये पैकेट यहाँ से यहाँ स्विच के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, इसे यूनिकास्ट भी कह सकते हैं, यूनिकास्ट कहते हैं। सोर्स होस्ट जो है, सोर्स का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.5, ये आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस अलग चीज होती है, वो लेयर 3 पे हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेयर 2 पे मैक एड्रेस है जो भी हम देख रहे हैं, और मैक एड्रेस ये आ रहा है CE53, मैं एंड कर ले लेता हूँ, ये इसका मैक एड्रेस है सोर्स का, ये हम सोर्स की बात कर रहे हैं H1। ये सर्वर है, सर्वर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.200, ठीक है, ये 1.5 है, ये 1.200। इसका जो मैक एड्रेस है वो AC28 है, ठीक है। तो स्विच जो कम्युनिकेट करेगा वो लेयर 2 पे कम्युनिकेट करेगा कि मैक एड्रेस के साथ मैच हो रहा है। जब पैकेट यहाँ से इथरनेट फ्रेम यहाँ से जाएगा तो उसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है ना वो ये आ रहा है AC28 सर्वर का, और सोर्स जो आ रहा है CE53, वो सोर्स कंप्यूटर का आ रहा है जहां से पैकेट जा रहा है। इसी तरह आईपी एड्रेस जो है वो भी ऐसे ही होता है, सोर्स का आईपी एड्रेस आपके पास आ रहा है 1.5, ये आ रहा है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या आ रहा है 1.200, ये सर्वर का हमारा आईपी एड्रेस। उसके बाद यूजर डेटाग्राम है, उसका ट्रेलर है। ये उस पैकेट की डेफिनेशन है कि पैकेट के शुरू में मैक एड्रेस होगा, बाद में आपका आईपी एड्रेस होता है। मैक एड्रेस जो रिजॉल्व होता है उस प्रोटोकॉल को कहते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आर, ये लिखा हुआ है। The process that a source host used to determine the destination MAC address associated with an IP address is known as address resolution protocol. ये MAC address किस IP address के साथ अटैच है, यानी इस IP address के साथ ये MAC address जो अटैच है, इसको रिजॉल्व करने का जो प्रोसेस है, जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो है आर, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये बहुत जबरदस्त प्रोटोकॉल है। इसकी वजह से आपके पास जो आपका पीसी होता है वो मैक आईडी को आईपी एड्रेस में चेंज करके पता कर लेगा। ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस वेंडर। ऑर्गेनाइजेशन वो कंपनी जो मैक आईडीज बनाना चाह रही, जो नेटवर्क कार्ड बनाना चाह रहे हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि जी वो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, वो जो ये काम करना चाह रही है, एक फैक्ट्री कंपनी बनाना चाह रही है। बैकएंड पे उसने जो कहा है वो उसको वेंडर का, ऑर्गेनाइजेशन उसने वहां पे IEEE को कहा है। तो IEEE बेसिकली नंबर अलॉट कर रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो नंबर अलॉट कर रही है। वेंडर वो है जो नंबर अपने पास मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, हार्डवेयर बना रहा है, वहां पे वो फिर अपने यूनिक नंबर देगा, तो वहां पे वो वेंडर है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है लिखेगा वेंडर ही लिखेगा, मगर वो नंबर अलॉट जो करेगा वो IEEE करेगा, तो वहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा जी, ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारे पास कब होता है कि जब हम पीसी ऑन करते हैं, तो
हमारे पास तमाम चीजें, हमारे पास तमाम मैक एड्रेस टेबल वगैरह स्विच के ऊपर, पीसी के ऊपर, सर्वर के ऊपर क्लीन होते हैं। जब भी आप सुबह ऑफिस आते हैं और आपके ऑफिस आके आप जो सिस्टम वगैरह ऑन करते हैं तो आपके पास मैक एड्रेस वगैरह बिल्कुल क्लीन होता है, सारी जगह ब्लैंक होता है। तो सिस्टम जब ऑन होता है तो वो आपस में कम्युनिकेट करने स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने सिस्टम ऑन करा और आप 1.5 के ऊपर हैं, ये 1.5 आपका ये आ रहा है, उसका मैक एड्रेस C53 आ रहा है। अब आपने जो है बेसिकली जो कम्युनिकेशन करनी होती है वो हम लोग आईपी एड्रेस की बुनियाद पे कर रहे होते हैं। मैक आईडी हम याद नहीं रखते, हम लोग आईपी एड्रेस की बुनियाद पे काम कर रहे होते हैं कि हमारे पास डेस्टिनेशन जो है ना वो ये होना चाहिए। हमारे पास, मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि वही ये 200 की हम बात कर रहे हैं या 255 की हम बात कर रहे हैं, इसको हमने पैकेट भिजवाना है 255 ब्रॉडकास्ट एड्रेस होंगे। ये जो है हमारे पास, इसको एग्जांपल ले लेते हैं 200। अब सिस्टम ऑन हुआ है, आपने पहला पैकेट भेजा 200 के लिए, आपके पास उस सिस्टम का, सामने वाले सर्वर का मैक एड्रेस नहीं है। जब आपके पास वो मैक एड्रेस नहीं होगा तो सिस्टम क्या करेगा, आपको अपने कंप्यूटर क्या करेगा, डेस्टिनेशन के अंदर मैक आईडी जो लिखेगा वो ऑल एफ लिख देगा। ऑल एफ का मतलब होता है इस पैकेट को ब्रॉडकास्ट करो। अच्छा, ये कब होता है, जब आपके सिस्टम के पास होस्ट का, आपको आईपी एड्रेस तो पता है डेस्टिनेशन का, जहाँ पे आपने पैकेट भेजना है, डेस्टिनेशन का आपको आईपी एड्रेस तो पता है, मगर आपके पास तो मैक एड्रेस नहीं है, सिस्टम में नहीं है कि सिस्टम अभी ऑन करा या रीस्टार्ट करा। तो सिस्टम क्या करता है कि आपको जो मैक एड्रेस है उसको चेंज कर देता है ऑल एफ के अंदर। अगर वो मैक एड्रेस हमारे टेबल पे नहीं होता तो वो पैकेट यहाँ से निकलेगा, स्विच के पास जाएगा, स्विच देखेगा डेस्टिनेशन का, डेस्टिनेशन में उसके पास आ रहा है ऑल एफ, तो स्विच उस पैकेट को जो है वो सबके पास भेज देगा, तो सबके पास वो पैकेट आ जाएगा, वो सारे उस पैकेट को रिसीव करेंगे। ये ब्रॉडकास्ट, स्विच ने उस पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब सारे पैकेट रिसीव करेंगे, देखेंगे इस पर ऑल एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब सब उसको रिसीव कर लेंगे। रिसीव करने के बाद वो उसको देखेंगे इसका आईपी एड्रेस क्या है, लेयर 3 के ऊपर। अब वो आईपी एड्रेस जिसका मैच होगा वो रिसीव एक्सेप्ट करेगा, वो रिप्लाई करेगा, जिनका नहीं होगा वो सारे पैकेट ड्रॉप कर देगा। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस जब सिस्टम ऑन होता है या कोई एड्रेस मैक टेबल में नहीं होता, उसको सर्च करने की ब्रॉडकास्ट एड्रेस की टेक्निक यूज की जाती है। ये मैक एड्रेस इसका ऑल एफ होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मल्टीकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट कहते हैं वन टू मैनी, यानी मोर देन टू, एक आदमी एक वक्त में एक से ज्यादा कंप्यूटर्स के साथ जो है कम्युनिकेट करना चाहता है, एक से ज्यादा। अगर एक 1 to 1 होगा तो ये कहलाता है यूनिकास्ट, यूनी वन, ठीक है ना, आप एक ही कंप्यूटर से बात करें। मगर जब आपके पास मल्टीकास्ट आ जाता है, उसका मतलब है कि आपका पीसी एक है, सामने दो या दो से ज्यादा पीसी हैं जिनसे कम्युनिकेशन करनी है, वो ही मल्टीकास्ट कहलाता है। और उसकी एग्जांपल ये दी हुई है कि आपके पास ये मल्टीकास्ट दिया हुआ है इसने, और मल्टीकास्ट का जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है वो चेंज होता है 224.0.0.200, 200 उसके आ जाएगा। तो ये सबको मिलेगा, उन लोगों को मिलेगा जिसके पास ये पैकेट जाना होगा, और उन लोगों को नहीं मिलेगा जिसके पास पैकेट को नहीं जाना होगा। तो मल्टीकास्ट में बेसिकली क्या होता है कि आपको एक पैकेट एक ही जगह एक दफा निकलता है और स्विच उसकी 3 ही कॉपी बनाता है जितने लोगों को जरूरत है, और इन तीनों को भेज देगा, वहां पे पैकेट रिसीव हो जाएगा और फिर इसका अप्लाई करेंगे। स्विच के अंदर हमारे पास मैक एड्रेस टेबल होते हैं, वो हम अपनी प्रैक्टिकल लैब में चेक करेंगे। सर आईपी एड्रेस एक ही होगा? आईपी एड्रेस एक से ज्यादा हो सकता है, डिफरेंट सिनेरियो के ऊपर है। ओके सर। तो ये हमारे पास स्विच जो है तो उसकी छोटी सी फंडामेंटल है। सिस्टम को जो स्विच होती है जब उसको ऑन करते हो तो वो फौरन काम नहीं करता, वो थोड़ी देर वेट करता है। ठीक है, क्या करता है, सबसे पहले लर्निंग करता है, एग्जामिन द सोर्स मैक एड्रेसेस। स्विच सबसे पहले लर्निंग करता है कि सारे जो सोर्स मैक एड्रेस के पास आ रहे होते हैं उसमें देख रहा होता है कि कौन सी पोर्ट पे कौन कौन से पैकेट सोर्स आईडीज आ रही होती है, सोर्स मैक एड्रेस आ रहे होते हैं, ताकि उसको पता चले मेरी फला पोर्ट नंबर के ऊपर फला मैक आईडी है, फला पोर्ट के ऊपर फला मैक आईडी है। तो उसको कहते हैं लर्निंग, ये लर्निंग का प्रोसेस कर रहा होता है। और अगर कोई स्विच जो है उसको आप केबल निकाल देते हो तो 5 मिनट बाद जो है वो उसका मैक एड्रेस वहां से रिलीज कर देता है और फिर आगे काम करता है।
सेकंड फेज में वो क्या करता है, जब उसको मैक एड्रेस सारे आ जाते हैं उसके पास या जैसे जैसे आते रहते हैं, फिर उसके हिसाब से वो पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है। ये सेकंड फेज है। पहला फेज है लर्निंग, सेकंड फेज है फॉरवर्डिंग। ठीक है, इसके अंदर अगर उसके पास कोई मैक एड्रेस नहीं है किसी भी चीज का, तो वो फिर उसको ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे हमने देखा ना, ऑल एफ करके सबको भेज देगा, जहां से रिप्लाई आएगा उसको ऐड कर लेगा। ये वही प्रोसेस है। ये स्विच का मैक एड्रेस टेबल आ रहा है, पोर्ट नंबर आ जाएंगे, ये 4 पोर्ट का स्विच दिखाया हुआ है, 4 पीसी कनेक्टेड है, उनके मैक एड्रेसेस आ रहे हैं ABCD। ठीक है, अब वो बता रहा है कि जी पोर्ट 1 के ऊपर हमारे पास 0A है और पोर्ट 4 के ऊपर हमारे पास 0D है। ये तभी मुमकिन हुआ जब इन पीसीज ने आपस में कम्युनिकेशन करी, यानी ए ने अगर 4 को पिंग करा या कोई फाइल भेजी है तो ये स्विच तभी लर्निंग करेगा, यूएससी उसने लर्न नहीं करे सेल्फ। और जब ये डी वापस रिप्लाई बैक करेगा तो फिर पोर्ट नंबर 4 के ऊपर देखेगा सोर्स एड्रेस क्या है, तो डी का आ रहा होगा, डी का फिर यहाँ पे मेंशन करेगा। ठीक है ना, तो स्विच की लर्निंग तभी होती है जब वो पैकेट ट्रांसफर कर रहा हो। और सोर्स एड्रेस बार बार मैं कह रहा हूँ, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, एग्जाम में भी, ये स्विच की लर्निंग कहाँ से होती है? स्विच की लर्निंग सोर्स मैक एड्रेस से होती है। ये कुछ वीडियोस अगर आप देख लीजिए जो आपके कोर्स आउटलाइन में, जिसके नहीं बने, आईडीज नहीं बनी, वो फेडरेशन जाए या उनसे फोन पर बात करे या उनको मैसेज कर दे, तो आप अपनी जल्दी से ईमेल आईडी बना दें, क्योंकि हमारा सेकंड वीक है इंशाल्लाह, और 2 वीक के बाद जो हमारा मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारे लैब्स भी आने वाले। स्विच जो है वो 2 मैकेनिज्म पे काम करता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड, कट थ्रू। स्टोर एंड फॉरवर्ड में क्या होता है कि स्विच पूरे पैकेट को अपने पास स्टोर करेगा। पैकेट पीसी के पास से आ रहा है, स्विच के पास उसका अपना बफर होता है, अपनी रैम होती है सर्टेन लेवल की, तो पूरे पैकेट को अपने पास स्टोर करेगा। स्टोर करके उसके CRC होता है, साइकिल रिडंडेंसी चेक जो है ना, तो उस पैकेट को चेक करेगा कि यार ये पैकेट जो रिसीव हुआ है, क्या ये पूरा है, सही है। उसको पता कैसे चलता है? जब पैकेट आपके पीसी से निकल रहा होता है तो उसके अंदर हमने FCS पढ़ा था। FCS के अंदर उस पैकेट की पूरा एक तरीके से ना, उसका साइज, उसका वजन, उसका कलर, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसको लिख दी जाती है। ये पैकेट आ रहा है, इसका ये साइज है, ये वेट है, इसमें ये प्रोटोकॉल है, सारी इंफॉर्मेशन। जब स्विच उसको रिसीव करता है तो देखते हैं कि यार जो FCS की वैल्यू है वो कम आ रही है। FCS बोलता है कि ये 100 बिट का पैकेट है और उसके पास 90 या 95 बिट का पैकेट आ रहा है, उसके अंदर पैकेट खराब, उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा और फिर दोबारा उस पैकेट की रिक्वेस्ट करेगा, तो पैकेट दोबारा भेजेगा। तो इसको इसी लेवल पर ट्रबल शूट कर दिया जाता है। एक मैकेनिज्म बना दिया गया कि पीसी और स्विच के बीच में अगर कोई, मेरे पास फिर टाइम आ गया 40 मिनट, अगर उसके बीच में कोई पैकेट ड्रॉप हो जाता है तो पैकेट को दोबारा कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक बड़ा फायदा है। अगर इसी सिनेरियो को मैं यूं देखूं, मेरे पास 100 स्विच लगा, 100 स्विच लगा, 103 स्विच लगा, उसके बाद 30 लगा, तो जो पैकेट खराब पैकेट है ना, वो इस स्विच से निकलेगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, फिर यहाँ आएगा। पीसी चेक करके बताएगा पैकेट सही नहीं है, फिर दोबारा सबके पास से होता जाएगा और फिर बोलेगा कि दोबारा हो। तो कोशिश ये की गई है कि नेटवर्क को स्मार्ट और फास्ट बनाया जाए, तो ये हार्डवेयर मजीद स्मार्ट होते जा रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं AI बेस्ड होते जा रहे हैं। तो उसने पैकेट को वहीं ट्रबल शूट कर दिया, पैकेट को उसने दोबारा कॉल कर लिया। वो तभी मुमकिन है जब स्विच अपने पैकेट को कंप्लीट करे और उसको चेक करेगा कि मेरा जो पैकेट आया वो सही आया कि नहीं है। ये है स्टोर एंड फॉरवर्डिंग। इसमें नेटवर्क थोड़ा सा स्लो काम करता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा स्लो काम नहीं करता। ये बड़े नेटवर्क जितने होते हैं ना, वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़े नेटवर्क्स में आप इतना बेयर नहीं कर सकते कि आपका पैकेट जाए और फिर पता लगे कि पैकेट सही नहीं है। बड़े नेटवर्क के अंदर आप जो स्टोर एंड फॉरवर्ड का मेथड है वही यूज करते हैं स्विच के अंदर। ये कमांड है स्विचेस के अंदर, ये कमांड हम देंगे स्विचेस के मोड पर चेक करेंगे। कट थ्रू क्या होता है? कट थ्रू शुरू के 64 बिट जो है वो फ्रेम को कॉपी कर लेता है, उसमें देखते हैं मैक एड्रेस सही आ रहा है, सोर्स एड्रेस सही आ रहा है, बस पूरे पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर, पूरा फ्रेम जो है वो अपने पास असेंबल करके उसको चेक करेगा, वो फौरन निकाल देगा। ये कट थ्रू मैकेनिज्म है, ये छोटे नेटवर्क में आप कर सकते हो, वहां पर स्विचिंग तेज हो जाती है, बड़े नेटवर्क में। अच्छा, अब आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस की अगर सर्विसेज अवेल करनी है तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको स्टोर एंड फॉरवर्ड ही रिक्वायर्ड है, वो स्टोर एंड फॉरवर्ड के ऊपर ही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। फास्ट फॉरवर्ड स्विचिंग हो गई हमारे पास, फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग हो गई। ये फास्ट फॉरवर्ड स्विचिंग जो है उसमें जैसा नहीं ना कट थ्रू करना है, उसमें आपको पैकेट बहुत फास्ट ट्रेवल कर रहा होता है, सिर्फ डेस्टिनेशन पड़ा और उसको फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दिया।
फ्रेगमेंट फ्री के अंदर वो उसको 64 बिट के अंदर उसको पहले कैलकुलेट करेगा 64 बिट के अंदर और उसको चेक करेगा, उसके बाद उसको फॉरवर्ड। ये दोनों फास्ट मैकेनिज्म है कट थ्रू स्विचिंग के। कट थ्रू स्विचिंग में दो चीजें हैं, फास्ट फॉरवर्ड ही है, उसमें डेस्टिनेशन पड़ा और फॉरवर्ड कर लिया। दूसरा हम कहते हैं नहीं यार थोड़ा सा उसमें एरर चेक वगैरह कर ले, तो वो 64 बिट्स उसको स्टोर करके चेक करेगा, अगर वो सही है तो फिर उसको फॉरवर्ड करेगा। ये फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग कहलाता है। तो फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग जो है ना, ये कम से कम रिकमेंडेड है कि ये आप यूज करेंगे। कोड बेस्ड मेमोरी, स्विच के अंदर मेमोरी बफरिंग जैसे समझ ना, हर स्विच के अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ मेमोरी होती है, तो हर पोर्ट की अपनी मेमोरी होती है और एक होती है शेयर्ड मेमोरी, जैसे आपकी सिस्टम की नॉर्मल रैम होती है। तो हर पोर्ट की जो अपनी रैम मेमोरी होती है उसके अंदर फ्रेगमेंट फ्री, कट थ्रू, ये सारे प्रोसेस काम करते हैं। और फिर उसके आगे वो बफर जब फुल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद दूसरे आगे स्विच का अपना जो रैम होता है उसमें काम करता है। ये दो अलग अलग मेमोरीज है, पोर्ट बेस्ड मेमोरी और एक आपकी शेयर्ड मेमोरी होती है जो सेंट्रलाइज होती है। फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स में आपको बता चुका हूँ, ये स्विच में आप एक एक पोर्ट की अलग अलग सेटिंग खुद कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पीसी के अंदर भी मौजूद है। गीगाबिट ईथरनेट जो है टोटल फुल डुप्लेक्स के ऊपर काम करता है, हाफ डुप्लेक्स पे नहीं करता। फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स की सेटिंग, अगर आपके पास स्विच का एक पोर्ट फुल डुप्लेक्स पे है और एक पोर्ट हाफ डुप्लेक्स पे, तो स्विच काम नहीं करेगा। ठीक है, स्विच कभी काम नहीं करेगा, दोनों एंड पे आपकी डुप्लेक्सिंग सेम होना चाहिए, स्विच हो या राउटर हो या पीसी हो, कोशिश करें कि आपके पास दोनों एंड पे डुप्लेक्स जो है वो सेम हो, कॉमन होना चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। ऑटो एमडीएक्स बेसिकली फंक्शन है, काफी अच्छे से मार्केट में आ चुका है। इसकी वजह से स्विच जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि वो क्रॉस केबल के ऊपर है या स्ट्रेट केबल के ऊपर है। तो अब पहले हमें जो है ना स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी के लिए क्रॉस केबल चाहिए थी, जब मैंने क्लास में देखा था। अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, जब हम स्ट्रेट केबल ही लगा देते हैं। स्विच का ये ऑटो एमडीएक्स फंक्शन, उसकी पर पोर्ट के ऊपर ये फंक्शन है। सिस्को के हर स्विच की पोर्ट के ऊपर ये फंक्शन मौजूद होता है बाय डिफॉल्ट। वो पोर्ट केबल चेक कर लेता है कि ये स्ट्रेट केबल की यहाँ जरूरत है या क्रॉस केबल की, तो वो अपने आप चेंज कर लेता है। आपको केबल स्ट्रेट ही लगाना होता है, केबल आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। सेकंड इंस्टॉलर सेशन आता है तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ दोबारा। सिर्फ रिकॉर्डिंग की वजह से डिले होगा, जो रिकॉर्डिंग सेव कर रहा है मैं इंशाल्लाह जैसे होगा फिर आपको उसको लिंक